मैम, सबसे पहले तो जो ये बयानबाजी आज हुई है, वैसे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बोला गया है कि जो वॉर है वो खत्म हो गया है। ईरान की मीडिया ने इस चीज़ को कंफर्म किया है। हालांकि ईरान की ओर से आधिकारिक बयान, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, उसकी ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है। लेकिन बाजार ने इसको पॉजिटिव वे में लिया है। चाहे आप इक्विटी ले लीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पर कमोडिटी भी ले लीजिए, वहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि क्रूड में यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि इसमें गिरावट देखने को मिली है। क्या यहाँ पर विश्वास करना चाहिए अभी, या ये सिर्फ एक न्यूज़ ड्रिवन आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा टेम्परेरी पॉज है, वीकेंड में कुछ और तब्दीलियाँ यहाँ पर हो सकती हैं? तो आई थिंक सबको चाहिए कि ये वॉर खत्म हो जाए। स्ट्रेटेजिकली देखेंगे तो आई थिंक फ्राइडे को ही हम जैसे रेगुलेटरी कुछ अपडेट देखते हैं, तो वैसे आई थिंक ये वॉर का भी हमारे लिए एवरी फ्राइडे हम कुछ नया देख रहे हैं। तो बट मुझे विश्वास करना है कि वॉर खत्म हो चुका है। ऐसे जो न्यूज़ रिपोर्ट आई है वो सही है, और उस वजह से मार्केट ने आज रैली किया है। ऑयल में भी आज आप प्राइसेस में डिफरेंस देखेंगे, करेंसी में भी डिफरेंसेस देखेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट बिल्कुल मार्केट को अच्छा लगता है, और जिसकी वजह से हमारे रिटर्न्स भी बढ़िया हो जाते हैं। तो जो लोग दुखी बैठे थे लास्ट 1.5 साल से, तो थोड़ा सा आई थिंक अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। तो ये अच्छा समय हो सकता है शुरुआत का। ठीक है, अच्छा समय जो है शुरुआत का ये हो सकता है। लेकिन अगर मैम क्रूड की बात करें, क्रूड की कीमत जो है टूटती हुई थोड़े नजर आया। क्रूड कुछ परसेंट की गिरावट उसमें देखने को मिली। रुपए को देखें, मजबूती जो है नजर आ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना सकारात्मक आप इसको देख रहे हैं, कितना पॉजिटिव है? और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा शो ही म्यूचुअल फंड पर आधारित है, कैसे देख रही है आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड्स की, किस तरीके से आपको दिखाई दे रही है? सो लोअर क्रूड प्राइसेस मतलब ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बिकॉज इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो चीज़ करता है वो है ऑयल। अगर ऑयल की प्राइस सस्ती हो रही है, इसका फ़ायदा हमें मल्टीपल वे से हो सकता है। जैसे आपका जो लोअर इंपोर्ट बिल हो जाएगा, हम जो इंपोर्ट करते हैं, जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है, वो इम्प्रूव करने लगेगा, क्योंकि इंपोर्ट बिल कम का आएगा। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन कम होने लगेगा, बिकॉज अगर हर चीज़ ऑयल से कनेक्टेड है तो इन्फ्लेशन पे भी प्रेशर कम होने लगेगा। आपके जो कॉर्पोरेट मार्जिन्स है, जो ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करते हैं जो सेक्टर्स में, तो उनके भी रिजल्ट्स, उनके जो एक्सपेंस है वो कम होंगे। और पोटेंशियली अगर हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट भी स्टेबल एनवायरनमेंट में जाते हुए दिख रहा है। तो आई थिंक अगर ये पैरामीटर्स अगर हम देखेंगे, तो जिससे ऑयल प्राइसेस लोअर हुई है, उसका इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और फिर रही बात हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, तो ये एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, स्पेशली सेक्टर्स जहां पर इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, बिकॉज अगर ऑयल सस्ता हो रहा है। और फंड परफॉर्मेंस जो है उन स्टॉक्स में जो सिलेक्टेड है वो फंड की तरफ से, तो वो स्टॉक सिलेक्शंस में भी और वैल्यूएशंस में भी चेंज होते हुए नजर आएगा। मैम, अगर इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जो निवेशक हैं यहाँ पर पिछले 1-2 महीनों में लगातार हम लोग ने गिरावट देखी, थोड़ा सा कॉशियस वो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा जूस नहीं दिखा। इसकी वजह से वो या फिर रुके, या फिर उन्होंने अपना जो निवेश है वो काफ़ी कम किया था। क्या लग रहा है कि इस मार्केट में जो अभी तेज़ी आई है, इसमें थोड़ा सा उनका भरोसा वापस जागेगा, वापस वो यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे, या फिर थोड़ा सा और वेट एंड वॉच की सिचुएशन अभी अपना सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो रुकाना नहीं चाहिए। हर कैटेगरी अलग से परफॉर्म करती है इन डिफरेंट मार्केट साइकिल। अगर आप देखेंगे कि लार्ज कैप जनरली बेनिफिट होता है जब भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो है थोड़े सा कॉन्फिडेंस अगर जताने की कोशिश कर रहे हैं, तो लार्ज कैप इज अ गुड कैटेगरी टू बी इन, क्योंकि वो रिलेटिवली स्टेबल और लिक्विड रहते हैं। मिड एंड स्मॉल कैप्स जो है वो स्ट्रॉन्गर रिटर्न्स डिलीवर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब भी इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रही है या अर्निंग्स जो है उसकी पोटेंशियल जो ज़्यादा हो रही है, तो ये टाइम पे। बट मिड और स्मॉल में वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। तो ये ऐसे वाले सिचुएशंस में मुझे लगता है कि हमें पोर्टफोलियो एलोकेशन जो है वो ठीक से मैनेज करना ज़रूरी है आपके गोल्स के हिसाब से। ठीक है, तो आपका जो अभी फिलहाल नजरिया है लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। एक चीज़ और मैम, क्योंकि अब जो है मार्केट की तस्वीर अगर हमें बदलती हुई नजर आती है, हमने इनिशियल टाइम पे तो जैसी खबर आई देखा कैसे रिएक्ट किया मार्केट ने, लेकिन अगर लंबे समय में भी पॉजिटिविटी बरकरार रहती है, तो जो हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जो फिलहाल अभी शो भी देख रहे हैं, पोर्टफोलियो को किस तरीके से रिव्यू करना चाहिए उन्हें? क्या ये सही समय रिव्यू करने का? क्या एसेट एलोकेशन देखें, सेक्टर एक्सपोजर को एक बार फिर से देख लें, फंड सिलेक्शन फिर से देखकर एक बार आगे बढ़े? तो बहुत बढ़िया समय है दिव्या। जैसे हम अप्रैल क्रॉस कर चुके हैं, सबके बोनसेस जो इंक्रीमेंट्स है वो इस महीने या पिछले महीने से लागू हो चुके होंगे, तो ये अच्छा समय है पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। आपका एसेट एलोकेशन चेक कीजिए, इक्विटी और डेट मिक्स होना चाहिए।
आपके गोल से अलाइन हो रहे कि नहीं, आपके रिस्क कैपेसिटी, रिस्क प्रोफाइलिंग जो हम कहते हैं वो मैच कर रही है कि नहीं। अगर मेरा रिस्क प्रोफाइलिंग कहता है कि मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ लेकिन मेरा पैसा 100% इक्विटी है, तो ये गलत है, राइट। तो ये अच्छा मौका है कि आप एसेट एलोकेशन मिक्स को ठीक से इवेल्युएट कीजिए। फंड क्वालिटी, आपके जो कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड्स रहेंगे, जो प्रोसेस ड्रिवन फंड्स रहेंगे, ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को, आपके गोल्स को सूटेबल है कि नहीं, वो ऑब्जेक्टिव मैच कर रहा है कि नहीं, वो चेक कीजिए। तीसरी बात, कंसंट्रेशन रिस्क जो हम कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर या कोई पर्टिकुलर थीम पे ज्यादा पैसा अगर हमारा लगा हुआ है तो उसे भी हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं हम इसे, मैनेजमेंट। फिर है गोल अलाइनमेंट। अगर आपका पोर्टफोलियो अभी भी मैच नहीं करता है आपके टाइमलाइन, अगर इक्विटी में पैसा लगाया है और 2 साल के बाद लगेगा, तो ये पैसा टाइम नहीं है कि आपको इक्विटी में होना चाहिए। 1 से 1.5 साल पहले, गोल के अचीवमेंट डेट के 1 से 1.5 साल पहले आपको इक्विटी से पैसा बाहर निकाल लेना चाहिए। तो अगर आपने नहीं निकाला है तो बिल्कुल आपको ये चेंजेस करने चाहिए। और ये जनरली कॉमन मिस्टेक्स है जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स फेस करते हैं, क्योंकि उन्होंने ठीक से अपने गोल अलाइनमेंट नहीं किए हैं। और ये अच्छा समय है क्योंकि मार्केट भी करेक्ट हो चुका है, थोड़ी सी रैली भी आ चुकी है। तो एक राइट अप्रोच लीजिए डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का, पीरियोडिक रीबैलेंस कीजिए जैसे जरूरत है, और फोकस्ड एंड डिसिप्लिन रहे अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स की तरफ। तो आई थिंक ये जरूरी है चीजें जब हम पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। मैम, वॉर खत्म होने के बाद ये गोल्ड और सिल्वर में भी हम लोग यहाँ पर अभी तेजी देख रहे हैं। क्या लग रहा है जो ETF निवेशक हैं अभी गोल्ड और सिल्वर के यहाँ पर, उनको भी कोई रणनीति अपनानी चाहिए इसमें? सो आई थिंक ये हमने मल्टीपल टाइम्स इस पे हमने बात की है, और मैं ये वापस दोहराना चाहूंगी कि जब भी हम प्रेशियस मेटल्स की तरफ हम बात करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ योर टोटल एसेट एलोकेशन। मतलब अगर मेरे पास 100 रुपया इन्वेस्टेबल सरप्लस है तो मैं 15 रुपए से ज्यादा मुझे इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल निवेश करना चाहिए उसी चीजों में जो डाइवर्सिफिकेशन दे, बट सारा पैसा उसमें नहीं जा सकता, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की साइकिल जो है 3 से 5 साल में ऐसी रैली आती है। हमने पिछले टाइम जो रैली देखी है वो बहुत ज्यादा लंबी रही है ऊपर की तरफ, राइट। लेकिन हमने जो लोगों ने फोमो पे इन्वेस्ट किया था तो उनकी हालत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि वो टाइम नहीं कर पाए और दूसरों के रिटर्न्स को देख के हमने कॉपी करने की कोशिश की, तो ये भी गलत है। तो गोल्ड सिल्वर कैन बी पार्ट ऑफ एलोकेशन, बट 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैम, एक ये है कि हम लोगों ने नोटिस भी किया है पिछले कुछ समय में कि DIIs ने काफ़ी हमारे बाजार को संभाल रखा था। ऑब्वियस बात है कि FIIs लगातार जा रहे थे। अब क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि FIIs भी आएंगे, और जो एक स्टेबल हम लोग को यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही थी निफ्टी में, सेंसेक्स में, क्या FIIs जब वापस आएंगे तो उसमें दोबारा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? और इन केस FIIs वापस आते हैं तो किन सेक्टर्स में और या किन म्यूचुअल फंड्स में आपको लगता है कि ज़्यादा रुझान देखने को मिल सकता है, फायदेमंद होंगे? यस, सो अगर हम देखेंगे FIIs आएंगे कि नहीं आएंगे, या कब आएंगे, या आएंगे तो क्या करेंगे, हम हमारे मार्केट को लिक्विडिटी स्टेबिलिटी दी है DII ने, जो हम लोग आई मीन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, राइट। तो अगर FII आएंगे, फिलहाल जून में तो नहीं आ रहे हैं। स्पेसएक्स का IPO हो रहा है US में। जिधर भी ग्लोबली FII ने निवेश किया है वो सारा पैसा US जाएगा। OpenAI का भी मैम IPO शायद आने वाला है, if I'm not wrong। यस, स्पेसएक्स जो है उसका IPO आ रहा है, उसके बाद एंथ्रोपिक का IPO आएगा। तो आई थिंक ग्लोबली पैसा जो है वो US की तरफ जा रहा है। और ये भी एक रीजन है व्हाई USA वांट्स टू स्टॉप द एंड क्लोज द वॉर मैटर, बिकॉज उनके भी उन इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है, उनका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उनके जो ओवरऑल नंबर्स है, जो उनका इंटरेस्ट रेट है, उनका इन्फ्लेशन है, ये सब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो FIIs तभी आएंगे जब वहां का IPO वाला काम हो चुका है और एलोकेशन वाला पार्ट हो चुका है, उसके बाद हमारे पास आएंगे। और जब भी आएंगे, जो देखो FIIs तो 1 मिनट में पैसा लेके भी जाते हैं। हमारी मार्केट इतनी लिक्विडिटी और हमारे जो रूल्स है वो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी लिक्विडिटी दे देते हैं। और FIIs जनरली जो बाय करता है वो है लार्ज कैप स्टॉक्स को जनरली बाय करते हैं, मिड और स्मॉल में ज्यादा नहीं करते हैं, अगर आप डेटा देखेंगे तो हमें उन्हीं सेक्टर्स में बाय करना है। अभी से बाय करके अगर रखना है तो ऐसे सेक्टर्स को आप ट्रैक कीजिए जो ये जो हमने अभी मिडिल ईस्ट क्राइसिस देखी थी, वो उससे ज्यादा इम्पैक्ट, ऐसी सिचुएशन से इम्पैक्ट ना हो, AI से इम्पैक्ट ना हो, वैसे स्टॉक्स को आप सिलेक्ट कीजिए, जिससे कि आप, या ऐसे फंड्स को सिलेक्ट कीजिए जो ऐसा एक्सपोजर ले रहे हैं। क्योंकि जब जैसे हम बात कर रहे थे पिछले फ्राइडे, हमने देखा कि AI बबल ब्रेक हो रहा है, तो उसकी वजह से US के ग्लोबल इंडेक्स भी नीचे थे काफी, राइट। US की जो AI इंडेक्स, राइट, जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की थी वो। तो आई थिंक सोच जरूर रखिए
बट सिलेक्शन करते वक्त आपको सूटेबल है कि नहीं वो चूज करना जरूरी है। ठीक